नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारा रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस क्या होता है कि हमें पता है कि किसी भी सिस्टम की एक उसकी टेंडेंसी होती है कि वो ऑसिलेट करता है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, अब ये जो उसकी खुद की फ्रिक्वेंसी होती है इसको तो हम क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अगर हम सपोज करो कि एक एनर्जी बाहर से दे दें, ठीक है, एक ड्रिवन एनर्जी दे दें ताकि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल हो जाए, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा रेजोनेंस अक्कर हो जाएगा। मींस रेजोनेंस अक्कर हो जाता है। ठीक है, अब हमने इसको इलेक्ट्रिक क्यों बोला, क्योंकि हमें पता है जो हम ड्रिवन फोर्स दे रहे हैं या एनर्जी दे रहे हैं वो किसकी फॉर्म में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में दे रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोला इसको इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। अब इसके क्या है, हम 2 केसेस स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज सीरीज रेजोनेंस, सेकंड इज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस अगर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सर्किट है L, C और R है वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है तीनों। ठीक है, और जो सर्किट है वो क्या करता है, एडमिट करता है, यानी उसमें से मैक्सिमम करंट उसके अंदर से हम एडमिट करा सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक गिवन फ्रिक्वेंसी, और वो क्या होनी चाहिए, आपकी AC फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। उस जो वो सर्किट कंप्लीट होगा हमारा, उस सर्किट को हम क्या कहेंगे, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है, हमने एक फार्मूला देखा था, Z इम्पिडेंस का फार्मूला देखा था, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर देखा था यहाँ से। ठीक है, अब हमने XL और XC हमें पता है किसकी टर्म्स में, इंडक्टर और कैपेसिटेंस की टर्म में। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा क्या आ गया, Z का फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता है कि लो फ्रिक्वेंसी पे ये हमने कुछ केसेस देखे थे। ठीक है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL वो क्या हो जाएगा, आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, बट आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ये लास्ट में हमने केसेस देखे थे। अगर आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी किसकी, इंडक्टेंस की लो है, तो दैट मीन्स ये भी लो हो जाएगा, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक है, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अगर आपकी इस केस में, कैपेसिटेंस के केस में फ्रीक्वेंसी लो है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दैट मीन्स आपकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, हम इस केस में उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF अप्लाई टू द सर्किट इज इंक्रीज, XL गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड XC गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अब पहले तो लो थी, अब वो क्या होएगी, हाई होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हाई होना स्टार्ट हो जाएगी, इस केस में क्या होगा, ये हाई होना स्टार्ट हो जाएगा और ये वैल्यू लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। हम वो केस लेके चलते हैं। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई। इस केस में जो आपकी ओमेगा आर आ गई, एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गई, वो कितनी आ गई, 1/√LC आ गई। ठीक है, और अगर म्यू की टर्म्स में निकालें आप इसको, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में निकालें, तो दैट इज़ 1/2π√LC आ गई। ये कौन सा केस था, जब आपका XL और XC क्या थे, इक्वल थे। ठीक है, अगर ये इक्वल हैं, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल वैल्यू हैं, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो इस केस में इम्पिडेंस किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और हमें पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इस केस में मिनिमम होती है। अगर मिनिमम रेजिस्टेंस होएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करने देगा, और हमें यही चाहिए था ना कि मैक्सिमम करंट फ्लो करे। और मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा हमारे सर्किट के अंदर से, जब आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होएगी। ठीक है, दैट मीन्स Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और मिनिमम कब होएगी, जब उसकी वैल्यू क्या होएगी, सिर्फ R होगी। ठीक है, अब इस केस में हमारा जो मैक्सिमम करंट था, ठीक है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, इम्पिडेंस मिनिमम हो गई, करंट मैक्सिमम हो गया, E0/Z हो गया। ठीक है, Z को क्या लिख सकते हैं इस केस में, R हो सकते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी वैल्यू, इस केस में हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज, अब हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली थी, दैट इज़ 2π√LC। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ से देखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या थी, ये कुछ ओमेगा आर थी, इस फ्रीक्वेंसी पे हमें पता है करंट क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, ये ग्राफ में देख लिया, इस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब फ्रीक्वेंसी कम भी होएगी, ज़्यादा भी होएगी, क्योंकि हमें पता है वो ऑसिलेट करती रहेगी। ठीक है, अब ये जो कम फ्रीक्वेंसी थी उसको क्या ले लिया, ओमेगा 1, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को इन्होंने क्या कंसिडर कर लिया, ओमेगा 2। ये कहता है कि जब आपकी इससे थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1, उस पर जो I की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, I0/√2। और हमें पता है I0/√2 हमने कहाँ निकाली थी, RMS वैल्यू निकाली थी। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ओमेगा 2 जा रही है, मतलब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 के अंदर है, तब तो आपको क्या होगा। अब हम इसका बेस्ट एग्जांपल क्या लेके चलते हैं, हमारा सब रेडियो या टीवी। ठीक है, हम रेडियो को कंसिडर करते हैं। अब आप
आपने सुनते होंगे, आप एफएम सुनते होंगे, ठीक है। जैसे आपने 98.2 रेड एफएम लगा लिया, ठीक है। तो अगर आप 98.1 करते हैं तो हमें थोड़ी डिस्टर्बेंस सुनाई देती है, फिर 98.0 करते हैं, फिर ऐसे ही 97 पॉइंट कुछ करते हैं। तो मतलब एक फ्रीक्वेंसी के बाद आपको बिल्कुल नहीं सुनता, आपको सिर्फ नॉइस सुनती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको कुछ नहीं सुन रहा तो अब आप इस ओमेगा, इस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल इधर आ गए। अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो दैट मीन्स आप इस फ्रीक्वेंसी से इधर आ गए, इसीलिए आपको सिर्फ नॉइस सुनाई दे रही है, आपको जो मेन आपका चैनल था वो नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये उसकी कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, यानी जब इन दोनों फ्रीक्वेंसी इस बैंड विड्थ के अंदर ही जब आप अप्लाई करोगे, ठीक है, आप सुनोगे तो ही आपको चैनल सुनाई देगा, अदरवाइज़ क्या होगा, आपको नॉइस सुनाई देगी। तो अगर आपकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे मैच कर लेते हो आप, ठीक है, इस केस में करंट मैक्सिमम है, दैट मीन्स बिना किसी डिस्टर्बेंस के आपको वो चैनल सुनाई देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। अब ऐसे ही ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हम अब सपोज करो कि पावर क्या है हमारी, हमें पता है E/T होती है, ठीक है। अब हमने इस केस में क्या देखा, हमें करंट क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अगर करंट मैक्सिमम चाहिए तो दैट मीन्स पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर पावर मैक्सिमम होनी चाहिए तो दैट मीन्स E की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सीरीज सर्किट। नेक्स्ट इज योर Q फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट ऑन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ Q फैक्टर। Q फैक्टर क्या होता है, Q मतलब क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी जो हम सिग्नल सुन रहे हैं या फिर जो भी हम स्टेशन सुन रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी शार्पनेस क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना सुनाई दे, ठीक है। द Q फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। कितनी वोल्टेज डेवलप हो रही है, किसके विद रिस्पेक्ट में हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई करी, ठीक है। जब हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो वो हमें क्या देगा, हमारा Q वैल्यू दे देगा, ठीक है। जब हमें वोल्टेज जो मिली उसकी वैल्यू हमने क्या ली, ω/L ले ली, ठीक है। और जो हमने अप्लाई की वो हमने क्या देखा, हमारा RI था, ठीक है। ओमेगा अब वोल्टेज हमने कितनी अक्रॉस थी, ठीक है, हमने हमारे पास जो डेवलप हुई उसकी वैल्यू क्या होगी, V क्या होता है, V इज इक्वल्स टू RI होता है, ठीक है। इंडक्टर या कैपेसिटेंस के केस में वो क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है कि ओमेगा XL लेते हैं ना हम, इसको हम क्या लेंगे, XLI ले लेंगे बाय RI ले लेंगे, ठीक है। और XL किसके इक्वल होता है, ω/L या फिर 1/ω/C, दोनों केसेस लेके चले हैं। अगर इंडक्टर के केस में ये है, कैपेसिटेंस के केस में, दोनों केसेस में I कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो Q इस केस में तो क्या हो जाएगी, ω/L/R, और कैपेसिटेंस के केस में क्या हो जाएगी, 1/RC ω/R, ठीक है। अब हमने ओमेगा की वैल्यू लास्ट में फाइंड आउट की थी एंड दैट इज़ 1/√LC, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इंडक्टर के केस में हमारी इस केस में तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, 1/R√L/C आ गई हमारी। जब हमने ω/R को 1/√LC इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक √L से एक √L कट जाएगा, एक √L बच जाएगा ओवर C, ठीक है। ऐसे ही कैपेसिटेंस के केस में तो हमने क्या देखा, इन दोनों के केस में हमारी वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो दैट मीन्स हमारी जो फाइनल Q वैल्यू थी, Q इज इक्वल्स टू 1/R√L ओवर C, ठीक है। हमें क्या करना है, अब ये फॉर्मूला लर्न करना है, ये भी आगे आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें काम आता है, ठीक है। द Q फैक्टर में ऑल्सो भी टेकन एज वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ द सर्किट। हम इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी ले सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा Q वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारी शार्पनेस होगी। इफ़ R इज़ इंक्रीज, हमें पता है अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होती गई तो Q फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। मतलब क्वालिटी, जैसे जैसे रेजिस्टेंस, हमें पता है कि रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना ज़्यादा करंट होगा। अगर मैक्सिमम करंट पास होगा तो दैट मीन्स Q वैल्यू क्या होगी, उसकी मैक्सिमम होगी। बट जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया तो दैट मीन्स उसकी Q वैल्यू, उसकी शार्पनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स हमारा करंट उस केस में क्या होगा, कम फ्लो करेगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर Q वैल्यू। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी है, हम किस में लेते हैं, बैंड विड्थ की टर्म्स में लेते हैं। हमने लास्ट जो फिगर डायग्राम देखा था हमारा कुछ ऐसे जा रहा था, ω1 ω/R दैट ω2, ठीक है। लास्ट पेज पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हमने क्या देखा कि जब हमारी वैल्यू ω1 और ω2 के बीच में होगी, ठीक है। अब ω1 और ω2 के बीच में होगी तभी हमारी क्या होएगी, Q वैल्यू अच्छी होगी, यानी हमारी शार्पनेस अच्छी होगी, हमें अच्छा सुनाई देगा विदाउट एनी नॉइस,
ठीक है। तो वो जो पूरी वैल्यू है ओमेगा 1 से ओमेगा 2 की, उसका जो डिफरेंस लेंगे दैट इज़ 2 डेल्टा ओमेगा, उसको हम क्या कहेंगे, हमारी बैंड विड्थ कहेंगे। ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा आर ओवर 2 डेल्टा ओमेगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट, ये किसकी रेशियो है, हमारी रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर जो मैक्सिमम थी। ठीक है। उस जब हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उसकी बैंड विड्थ से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या देगा, हमारा क्यू फैक्टर देगा, दैट मीन्स ओमेगा आर ओवर 2 डेल्टा ओमेगा। अगर आपको बैंड विड्थ गिवन है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, ठीक है, उसकी रेजोनेंस वैल्यू गिवन है, बैंड विड्थ गिवन है, तो भी आप क्या निकाल सकते हो, क्यू फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो और आप उसकी शार्पनेस को निकाल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सीरीज रेजोनेंस एंड क्यू फैक्टर।